जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय मानचित्र को सीखने के क्रम में यह चौथा वीडियो पढ़ेंगे और आज के चौथे वीडियो में हमको इस पूर्वोत्तर भारत के बारे में एक गहन अध्ययन कर लेना है, जो सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर आप भूगोल से टीजीटी, पीजीटी, या फिर आप टेट या बीएड किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण हो। तो इस विस्तार के क्रम में हमको समझना है, तो वही पुराना काम कि आप एक कापी और एक पेन लेके बैठ जाएं और चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें कुल मिलाकर के 8 राज्य शामिल हैं। सिक्किम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इस तरह से कुल 8 राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। सिक्किम को निकाल देने के बाद में कुल 7 राज्य बचते हैं और हम देखते हैं कि सातों राज्य की सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श करती हैं और इन्हीं सातों राज्यों को जो यहाँ से अलग होते हैं, यह जो है ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल इस तरह से एक पतली गली के रूप में इधर आकर के फैलता है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि पश्चिम बंगाल जब यहाँ से ऊपर की ओर फैलता है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल ये फैला हुआ है इस तरह से, ये पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी क्षेत्र है। जलपाईगुड़ी क्षेत्र या दार्जिलिंग क्षेत्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह लगभग 21 से 40 किलोमीटर चौड़ाई का, 21 किलोमीटर से 40 किलोमीटर चौड़ाई का एक गलियारा बनाता है और इसी गलियारे के द्वारा यह 7 राज्य इधर के मुख्य भारत से जोड़े गए हैं, जिसको चिकन नेक कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है कि चिकन नेक या मुर्गे की गर्दन आकृति किसको किससे जोड़ती है। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को मुख्य भारत के बाकी राज्यों से जोड़ने का काम करता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र है यह सारा? तो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का क्षेत्र है, जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और हमने पिछले लेक्चर में इस बारे में बात कर लिया था कि यहाँ पर जो है वह लैटराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, जहाँ पर बागानी फसलें ज़्यादा उगती हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें तो यह 7 राज्य अलग अलग नहीं हुआ करते थे, बल्कि आज़ादी के पहले इनमें केवल एक ही राज्य होता था, जो होता था असम। असम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा इधर के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। इधर से अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और यह 7 राज्य जिनकी सीमाएं मिली हुई हैं, इन्हीं को 7 सिस्टर्स स्टेट या फिर 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। इन 7 बहनों के राज्य में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। 1971 में इन राज्यों के विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, क्योंकि ये राज्य मुख्य भारत से अलग थे। इनकी सीमा एक तरफ जहां भूटान, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, ऊपर से चीन और इधर म्यांमार से स्पर्श होती है। यानी कि सामरिक दृष्टि से देखें तो ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे, परंतु इनके विकास की ओर ध्यान नहीं जा पाता था, क्योंकि वही था कि दिल्ली यहाँ से दूर है, यानी ये मुख्य भारत से अलग पड़ जा रहे थे। 1971 में इनके लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। अब यह बात आपको नोट करना है। 2001 में आगे चल करके उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय का गठन किया गया, या पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का गठन किया गया था 2001 के दौरान, सितंबर के महीने में। तो इस तरह से फिर इन राज्यों का विकास होना शुरू हुआ। अब आइए इनके बारे में डीप स्टडी करते हैं, एक एक बिंदुओं पर आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहले हम सिक्किम को लेते हैं और सिक्किम को समझना शुरू करते हैं। तो सिक्किम को 1975 में भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम के 2 दर्रे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं,
वे बार बार पूछे जाते रहते हैं। कौन कौन सा? एक है नाथुला दर्रा, अब ध्यान देना है और बनाते जाना है आपको। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, यहाँ ऊपर की ओर यह है नाथुला दर्रा, और ठीक इसके नीचे यह है जलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों कहाँ हैं? सिक्किम में। स्थिति भी इनकी याद रखनी है, ऊपर नीचे। फिर इनके बगल में क्या है? भूटान। भूटान से हमें मतलब नहीं है, भूटान भारत का एक संरक्षित राज्य है। आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में यह एक दर्रा है, और ये कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? बोमडिला दर्रा। इधर से देखो, नाथुला दर्रा, उसके थोड़ा सा नीचे जलेपला दर्रा, फिर इधर आ जाइए बोमडिला दर्रा। अब और इधर की ओर आपको आगे बढ़ते जाना है। तो यहां पर यह पड़ता है आपका यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है। इसके थोड़ा पहले तुंगा दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में देखो, बोमडिला दर्रा, तुंगा दर्रा, यांगयाप दर्रा। बोमडिला दर्रा, तुंगा दर्रा, यांगयाप दर्रा, यहां तक हो गया। यहां पर पड़ता है पांग साऊ दर्रा। कौन सा दर्रा है? पांग साऊ दर्रा है। यह सारे बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते रहते हैं परीक्षाओं में, तो आपको ध्यान रखना है। पांग साऊ दर्रा कहाँ है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इसके नीचे यहां पर स्थित है दिफू दर्रा, पिछले वीडियो में चर्चा हो गई थी, दिफू दर्रा। और इसके नीचे यहां पर पड़ता है तुजू दर्रा। दिफू दर्रा और तुजू दर्रा, तो एक तरफ से फिर से पहले देखिए, तुजू दर्रा, दिफू दर्रा, पांग साऊ दर्रा, यांगयाप दर्रा, तुंगा दर्रा, बोमडिला दर्रा। फिर इधर की ओर आ जाएंगे तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। तो यह सारे दर्रे हैं। अब दर्रे क्या होते हैं? दो पर्वतीय कटक के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको कहा जाता है एक पर्वतीय कटक, इसको कहा जाता है दूसरा पर्वतीय कटक। तो इनके बीच का जो यह क्षेत्र होता है, आने जाने के लिए जिसमें रास्ते बने होते हैं, उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। तो यह हो गई दर्रों की बात। आजादी से पहले इधर मैंने बताया कि केवल एक ही राज्य होता था, वह होता था असम। और उस समय असम की जो राजधानी होती थी वह होती थी शिलांग, जो आजकल किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी बन गई है। अब असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, वो असम की राजधानी है। यहां अगर हम ध्यान देंगे तो यह जो नदी हमने जिसको ब्लैक कलर से इंगित किया है, आप देख पा रहे होंगे, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से निकलती है? यह है कैलाश मानसरोवर। कौन सा जगह है? कैलाश मानसरोवर जगह है, यहां से निकलती है। और फिर तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसको क्या कहा गया? यारलुंग जंगपो सांगपो। याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग जंगबो सांगपो नदी कहा जाता है। यहां से यह आगे बढ़ती है और यह एक पर्वत पड़ता है। कौन सा? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी पड़ता है। वहां से नीचे की ओर मुड़ती है। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे के पास में यह जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। किस पर्वत के पास से घूमती है? नामचा बरवा पर्वत के पास से घूमती है, यांगयाप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अब जैसे ही यह यांगयाप दर्रे के पास से आगे की ओर बढ़ी, इसमें मिलने वाली पहली नदी होती है, वह है लोहित नदी। यानी कि भारत में ब्रह्मपुत्र की पहली सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी। भारत की पहली सहायक नदी बनती है ब्रह्मपुत्र की। अब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जंगपो नदी कहा जाता है या सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में जंगपो या सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में यारलुंग जंगपो सांगपो कहा जाता है। और यही नदी जब आगे असम में प्रवेश करती है, अब असम में कहां से प्रवेश करती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में कहां से प्रवेश करती है?
ब्रह्मपुत्र का ज़्यादातर हिस्सा असम में प्रवाहित होता है। तो असमगढ़ का जिला है डिब्रूगढ़। याद आया होगा आपको, नाम सुने होंगे। तो डिब्रूगढ़ में सबसे पहला जिला है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और फिर यह है मिकिर की पहाड़ियां। कहां पड़ती हैं? असम में पड़ती हैं मिकिर की पहाड़ियां। इनके उत्तर की ओर से होती हुई और बह जाती है। उत्तर की ओर से होती हुई बहती हुई कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में पहुंचती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है जमुना नदी। कौन सा नदी पड़ता है? जमुना नदी पड़ता है। एक बार फिर से समझिए, कैलाश मानसरोवर से यह नदी निकलती है। कहां से? तिब्बत से। क्या नाम पड़ा? यारलुंग जंगपो सांगपो। थोड़ा आगे बढ़ती है, नामचा बरवा पर्वत पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ती है, यांगयाप दर्रे के पास अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। पहली नदी इसको मिल जाती है लोहित। पहला जिला असम का मिल जाता है डिब्रूगढ़। फिर नीचे आगे बढ़ती है तो मिकिर की पहाड़ियां पड़ती हैं, जिनके उत्तर से होती हुई यह गुवाहाटी को स्पर्श करती है। गुवाहाटी, ठीक है ना? वहां से होते हुए यह आगे की ओर बढ़ती है और असम का अंतिम जिला पड़ता है धुबरी। कौन सा? धुबरी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए पहला जिला पड़ता है असम में डिब्रूगढ़ और अंतिम जिला पड़ता है धुबरी। आपको एक बात और याद रखना चाहिए था कि सादिया से लेकर के और धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग सादिया से लेकर के धुबरी तक बनाया गया। सादिया कहां है? पश्चिम बंगाल में है सादिया। धुबरी कहां है? असम में है। ठीक है ना? तो यह दोनों बातें याद रख लेनी है। अब धुबरी को पार करने के बाद यह पहुंच गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या पड़ गया? जमुना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जमुना किस नदी का उपनाम है? तो जमुना ब्रह्मपुत्र का उपनाम है, जिसको बांग्लादेश में कहा जाता है। अब यह जमुना के नाम से आगे बढ़ ही रही थी कि इधर से आ जाती है गंगा नदी। कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख हिमनद से, और फिर विभिन्न राज्यों से होते हुए यह भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इधर से यह है गंगा नदी। जिस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी असम को दो भागों में बांटती है, उस तरह गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। ध्यान देना है, बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी, असम को दो भागों में बांटती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब गंगा नदी इधर आके बांग्लादेश में पहुंचती है तो गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से। और दोनों आगे मिलकर के मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं। किस नदी के नाम से जानी जाती हैं? मेघना नदी के नाम से। और इस मेघना नदी का जल विभिन्न जलधाराओं से होते हुए नजीर हाट के पास कहां मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो यह तो हो गई प्रमुख नदी की बात, जो इन राज्यों को अलग अलग डिवाइड करने का काम करती है। अब आइए इनके बारे में एक और विभिन्न विशेष तरीके से अध्ययन करते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां से इन राज्यों से जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा अध्ययन करते हैं। तो दूसरी है पहाड़ियों का अध्ययन। पहाड़ियों के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि जम्मू कश्मीर से हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में हिमालय पर्वत भारत को घेरता है। कितनी लंबाई है? लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है। वही हिमालय पर्वत इधर की ओर जो चौड़ाई बनाता है, वह लगभग 200 किलोमीटर की चौड़ाई बनाता है। और जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर जाएंगे, यह चौड़ाई बढ़ती जाती है। 250, 300, 350, 400 और जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते 500 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। यानी हिमालय पर्वत की चौड़ाई की बात करें तो यह पूर्वी क्षेत्र है। पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ता जाता है।
जहां पूरब में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर से प्रारंभ होती है, पश्चिम की ओर जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते हिमालय की चौड़ाई कितनी हो जाती है? लगभग 500 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। अब यूपीएससी और पीएससी इन पे बहुत मजेदार प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न वे इसी तरह से बनाएंगे कि निम्नलिखित में से हिमालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो हिमालय के बारे में इस तरह कथन डाल देंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर चौड़ाई घटती है या पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। तो इस तरह से यह प्रश्न बनाते हैं। हिमालय की अधिकांश पर्वत चोटियां कहां हैं? पूर्वोत्तर में हैं, पूर्वोत्तर में पड़ती हैं अधिकांश पर्वत चोटियां। इधर यदि हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ी है। कई बार तो डायरेक्ट पूछता है कि कहां पड़ता है और कई बार क्रम में लगाने को आता है, तो ध्यान से याद रखना। डाफला की पहाड़ी, ठीक उसके नीचे है मिरी की पहाड़ी, ठीक उसके नीचे है अबोर की पहाड़ी। तीन पहले याद करो, डाफला, मिरी, अबोर कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मिसमी की पहाड़ी, चार हो गई। कौन कौन सी? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, चारों पहाड़ियां कहां हैं? अरुणाचल प्रदेश में। क्रम याद हो गया है ना? DMAM, DMAM, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये चार पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब इधर की ओर से नीचे की ओर आप उतरेंगे तो नीचे की ओर नागालैंड। नागालैंड में कौन सा है? पटकोई बूम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पटकोई बूम की पहाड़ी है, जो नागालैंड और इधर की ओर म्यांमार से सीमा रेखा के रूप में काम करता है। नागालैंड और म्यांमार से सीमा रेखा के रूप में काम करता है। कौन सी पहाड़ी है ये? यह है पटकोई बूम की पहाड़ी। फिर नागालैंड में है नागा की पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी है? नागा की पहाड़ी पड़ती है। और इसी नागालैंड से फैली हुई है बराइल पर्वत श्रेणी। अब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण कि बराइल पर्वत श्रेणी कहां है? तो बराइल पर्वत श्रेणी जो है उसका कुछ हिस्सा असम में है और कुछ हिस्सा नागालैंड में पड़ता है। ध्यान दीजिए, बराइल पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा असम में पड़ता है और कुछ हिस्सा नागालैंड में पड़ता है। अब उसके बाद में आ जाइए मणिपुर में। तो मणिपुर में पड़ता है मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर में पड़ता है मणिपुर की पहाड़ी, ठीक है ना? उसके बाद में आ जाइए मिजोरम में। तो मिजोरम में पड़ता है मीजो की पहाड़ी। मिजोरम में पड़ता है मीजो की पहाड़ी। इसके अलावा मिजोरम में पड़ता है नीला पर्वत। मिजोरम में पड़ता है नीला पर्वत। बिल्कुल आपको लिखते जाना है और बार बार इनका अभ्यास आपको कर लेना है। यहां से क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में बनने हैं। मिजोरम में पड़ता है मीजो पर्वत और मिजोरम में पड़ता है नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। अच्छा, मजे की बात है कि एक ब्लू माउंटेन उत्तराखंड में भी पड़ता है। दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, कि एक ब्लू माउंटेन उत्तराखंड में भी है और एक ब्लू माउंटेन कहाँ है? मिजोरम में भी है। दर्रा हमने पढ़ लिया था। कौन सा दर्रा है ये? तुजू दर्रा है, ठीक है। अब इधर की ओर बढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं क्या कि इन्हीं नागालैंड और मणिपुर के सहारे सहारे बहने वाली एक नदी है। उस नदी का नाम है चिंदिन नदी। कौन सी नदी है? चिंदिन नदी। चिंदिन नदी, चिंदिन नदी कहां की है? म्यांमार की है। किसके सहारे बढ़ती है? क्वेश्चन यहां से यह महत्वपूर्ण है कि चिंदिन नदी किस देश में बहती है? म्यांमार में। भारत के किन राज्यों के समांतर बहती है? तो नागालैंड और मणिपुर के समांतर बहती है। कुछ दूरी तक यह पटकोई बूम की पहाड़ियों के सापेक्ष बहती है। सापेक्ष का मतलब उन्हीं के साथ साथ बह जाती है, ठीक है ना? पटकोई बूम के साथ बहती है, फिर नागालैंड और मणिपुर से बहती हुई, मणिपुर से मतलब उनके समांतर बहती हुई, उनमें प्रवेश नहीं करती क्योंकि इसको नीचे जाना है, इरावती में मिल जाना है। यह है इरावती नदी, जो म्यांमार की मुख्य नदी है, इरावती नदी। और उसमें आकर के मिलती है यह चिंदिन नदी, आकर के मिल जाती है और फिर दोनों नीचे की ओर जाते हैं और कहां गिरेंगे? या कौन सा जगह हो गया? बंगाल की खाड़ी। फिर हमने पढ़ लिया था कि इरावती के मुहाने के ठीक नीचे पड़ता है कोको द्वीप समूह।
कोको द्वीप समूह या कोको चैनल, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने द्वीपीय राज्यों में अध्ययन कर लिया था। अब आइए अंदर की ओर चलते हैं। तो इधर की ओर आने पर हमने इन राज्यों के पढ़ लिए पहाड़ी क्रम। अब इधर आ जाइए असम में। तो असम की एक प्रमुख पहाड़ी है मिकिर की पहाड़ी। असम की एक प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? मिकिर की पहाड़ी। फिर आ जाइए कहां? मेघालय में। तो मेघालय को यह माना जाता है कि मेघालय एक प्रकार का पठारी क्षेत्र, मेघालय का पठार, इसको नाम भी जाना जाता है मेघालय के पठार को। मेघालय में, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, और फिर अगर आप बाकी राज्यों में घुसेंगे तो आपको मिलेगा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, यह सारे पठारों के अंतर्गत आते हैं। इनको जब हम पठार पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत ढंग से सारे पठारों का अध्ययन हम लोग करेंगे, कैसे पठार का निर्माण होता है। अच्छा, मजे की बात है, भारत में लगभग पठार कितने हैं? लगभग 28% भाग पर भारत में पठार पाए जाते हैं। लगभग 43% भाग पर भारत में मैदान पाए जाते हैं। लगभग 11% भाग पर भारत में पर्वत पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं? 11% भाग पर पर्वत हैं, 43% पर मैदान हैं, 28% पर पठार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यह इनका एक विभिन्न क्रम है। अब आ जाइए मेघालय में। तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जैंतिया की पहाड़ी। मतलब पहाड़ियां और भी हैं लेकिन ये 3 बहुत प्रसिद्ध हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ी हैं। तीनों कहां पड़ती हैं? मेघालय में पड़ती हैं। अब मजे की बात यह है कि इनकी स्थिति बड़ी बेहतरीन स्थिति है। ये इस तरह से फैली हुई हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये इस तरह से फैली हुई हैं। इनका योगदान क्या है? हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? मेघालय में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? मेघालय में होता है। तो मेघालय में जो वर्षा होता है, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या कारण है? तो पहले इस टॉपिक को यहीं रोको। यह बात समझने के लिए हमें नीचे आना होगा। अब नीचे क्या आना होगा? हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यह बात लिख लेना है कि भारत में लगभग 70 से 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। अब यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहां से आता है? तो ये मानसून वाले वीडियो में हम पढ़ लेंगे। नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले दक्षिणी मानसून का आगमन भारत में मालाबार तट पे होता है। कहां होता है? मालाबार तट में। या मालाबार तट कहां है? तो केरल में है। हम पिछले वीडियो में इस सारे बात को डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। मालाबार तट, कोकल तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ये सारे तटों के बारे में विस्तृत अध्ययन हो चुका है। तो पहली बार भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन मालाबार तट में होता है। और मालाबार तट में कहां होता है? केरल में होता है। और यही कारण है कि सबसे पहले भारत में मानसून का आगमन केरल में होता है। सबसे पहली वर्षा कहां होती है? केरल में होती है। कब से कब तक होती है? तो 1 से लेकर के और 7 जून के बीच में होती है। जून चल रहा है, यानी 1 जून से 7 जून के बीच में केरल के मालाबार तट में मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर मानसूनी हवाएं तेजी से आती हैं और चूंकि हम देखें तो निचला सिरा केरल और तमिलनाडु का नुकीला है। नुकीला होने के कारण यह 2 भागों में बढ़ जाता है। तो कुछ हवाएं तो इधर की ओर से निकलेंगी और कुछ इधर की ओर से निकलती हैं, ठीक है ना। भारत की स्थिति बड़ी मजेदार है। नुकीला है तो हवाएं इधर से आई, मालाबार तट से टकराई, केरल में वर्षा हुआ और 2 भागों में बट गई। एक तो इधर की ओर बट गई, एक इधर की ओर बट गई। अब इधर की ओर बट गई तो रीजनिंग आप पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि यह कौन सा दिशा होता है? तो यह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जो हवा इधर से निकली उसको हम कहेंगे दक्षिण पूरब, यानी दक्षिणी पूर्वी। तो इस तरह से ये कौन सी मानसून बनी? दक्षिणी पूर्वी मानसून। नोट करते रहना है, सारी बातें नोट करते रहना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून
जो है यह ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। बंगाल की खाड़ी से भी जल ले लेती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और ऊपर पहुंचती है। इनको कोई रोकने वाला है ही नहीं, ये ऊपर की ओर बढ़ रही होती हैं। अब बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगी? इधर मेघालय। अब मेघालय कह रहा है आओ इधर। मेघालय तक जैसे ये पहुंचती हैं, हमने क्या कहा, यहाँ 3 पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 मुख्य पर्वत है। इसके अलावा एक और पर्वत है, कौन सा? बाघमारा की पहाड़ियां। किस राज्य में है बाघमारा की पहाड़ियां? मेघालय राज्य में है। लिख लेना है कि बाघमारा राज्य की पहाड़ियां ये भी मेघालय राज्य में है, ठीक है ना। तो यह चारों पर्वत इन हवाओं को ऐसे रोक देते हैं। कहां जाओगे बच के? ये इधर से आते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून और मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया और बाघमारा की पहाड़ियों से टकरा जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। तो यहां घनघोर वर्षा हो जाती है, खूब वर्षा होती है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? केरल में होता है। अब क्यों होता है? तो चूंकि वहां पर जो पहाड़ियां पड़ती हैं वो मानसूनी हवाओं को रोकने का काम करती हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर वर्षा हो जाती है, इस कारण से इसके पीछे जो असम पड़ता है, असम का गोलपाड़ा जिला पड़ता है, उन जिलों में वर्षा नहीं हो पाती। और वर्षा नहीं हो पाने के कारण मेघालय के ठीक पीछे का हिस्सा जो है वह पठारी रह जाता है। मेघालय के ठीक पीछे का हिस्सा जो है वह कैसा रह जाता है? वह पठारी क्षेत्र बना रह जाता है, यह क्षेत्र पठार रह जाता है। फिर यह मानसूनी हवाएं इधर की ओर मुड़ जाती हैं और इधर विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। तो शेष भारत में वर्षा कहां होती है, या हम लोग जब मानसून चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विधिवत अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। अब वापस इन क्षेत्रों की ओर आते हैं एक मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए। इन 8 राज्यों के क्षेत्रफल की बात करें, पॉइंट शुरू करिएगा। इन 8 राज्यों की बात करें तो इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,63,230 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का क्षेत्रफल कितना है? 2,63,230 किलोमीटर है। और इनका जो औसत जनसंख्या घनत्व है 8 राज्यों का, वह 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इन राज्यों का जो है औसत जनसंख्या घनत्व है। तो यहां से यह कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इन पे आपको फोकस बना के रखना है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। और अंतिम में आपको कमेंट करके यह बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।